लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बुल पावरफुल के नए वीडियो में। तो यहाँ पर स्टॉक की लिस्ट है AWHCL, आलसेक, IDFC फर्स्ट बैंक, SMS लाइफ साइंसेज, कैपेसाइट, अदानी पावर, यस बैंक, गुडईयर इंडिया, टाटा पावर, GMR इंफ्रा, टेक महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, शोभा लिमिटेड, सेंट्रम कैपिटल, पावर ग्रिड, खेल्टन टेक, FL, खादिम, रूट मोबाइल, नेक्टर लाइफ, CG पावर, भेल, बंधन बैंक, RBL, सद्भाव, वी गार्ड, MRPL, NCL, HSCL, ग्रेफाइट, सीएट, ट्राइडेंट, HFCL, सेल, डिक्सन और HDFC बैंक। सीधा मैं चलता हूँ चार्ट पर और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी बने, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन उसमें मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और इसमें कुछ जानने को, सीखने को जरूर मिलेगा आपको। तो चलिए मैं चार्ट पर चलता हूँ सीधा। ये हम चार्ट पर आ गए हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि निफ्टी एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका 15,900 और 15,600 का ऊपर और नीचे का लेवल है, इसके बीच में ही चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये तोड़ के नीचे आ गया था, लेकिन इसका जो सपोर्ट एक 15,530 पर था, वहीं से इसने वापस जंप लिया और बॉक्स के अंदर इसको धकेल दिया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बुल्स और बियर्स दोनों इक्वल पावर से लगे हुए हैं और मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है बहुत टाइम से। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी का अगला मूव क्या हो सकता है। पिछले हफ्ते जैसे हमने बात की थी कि इसको 16,000 तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये 16,000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसको तोड़ पाना इजी नहीं है। और नीचे की तरफ अगर मैं कहूँ, एक स्ट्रॉन्ग जो हमारी सपोर्ट 15,350 के आसपास भी है, तो इसको भी तोड़ पाना इतना इजी नहीं रहेगा मार्केट के लिए। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतने कंसोलिडेशन के बाद इतनी बार नीचे का लेवल इन्होंने टेस्ट कर लिया है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी शायद। लेकिन जब निकलेगी तो 16,000 के ऊपर कितना स्टे करेगी उस पर डिपेंड करेगा हमारे फ्यूचर के ट्रेड्स निफ्टी में खासकर। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ये भी पिछले काफ़ी टाइम से 35,700 और 34,300 के बीच में ही घूम रही है, लेकिन हाल फिलहाल ये नीचे की तरफ चल रही है। और 100 दिन की मूविंग एवरेज जो है, हमारी वेटेज मूविंग एवरेज, ये इसके बिल्कुल पास है, इसको टच कर चुकी है। यहाँ भी टच किया, यहाँ भी किया, और अब फिर यहाँ पे इसके आसपास ही खेल रही है। तो अभी इन दोनों में एक्चुअली मैं इसे नो ट्रेड जोन मानता हूँ कि इसमें आप ट्रेड मत कीजिए। मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब हम चलते हैं एक एक करके हमारे जो आज के स्टॉक्स हैं उनकी तरफ। लगभग 35 के आसपास स्टॉक्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आलसेक टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में हमसे पूछा है अरुण कुमार ने। इन्होंने कहा है, हेलो फ्रेंड्स, काइंडली गिव सजेशंस फॉर आलसेक, IDFC बैंक, SMS लाइफ साइंस। तो आलसेक के बारे में मैं आपको बता दूं सर, ये 409 के आसपास इसकी सपोर्ट है, 409 से 390 के आसपास, और आपको इसी सपोर्ट के आसपास इसको पिक करना चाहिए जब ये यहाँ से वापस जाना शुरू करे कंफर्मेशन के बाद। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है, ये काफ़ी नीचे आ सकता है, लेकिन अभी शेयर अप ट्रेंड में है, बुल ट्रेंड है, बियरिश नहीं है, क्योंकि अभी हमारी 100 दिन की वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो आप इसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं। यदि आपने बहुत ऊंचा बाई कर लिया है तो आपको कुछ समय और होल्ड करना पड़ सकता है। ये एक लेवल तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 520 के ऊपर का। अगर ये 520 और 530 का लेवल तोड़ के ऊपर खेलना शुरू करता है तो ये काफ़ी लंबा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में पिछले काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और मैंने एक स्टॉक दिया था, उसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया है। तो बैंकिंग सेक्टर पे फिलहाल मुझे भरोसा नहीं है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आती है। ये सपोर्ट है 50 और 49 के आसपास। तो इस सपोर्ट से इसको फिर से उठाया गया है। मुझे लगता है ये कंफर्मेशन है, यहाँ से आप बाई करके इसको तकरीबन इस हाइट तक ले जा सकते हैं, 60 तक। और अगर ये 60 के ऊपर प्ले करना शुरू करेगा तो फिर इस हाइट तक का टारगेट दे सकता है 67, 68 के आसपास का अरुण जी। और SMS लाइफ साइंस के बारे में भी पूछा है। SMS लाइफ साइंस हमने भी दिया हुआ है। ये हमने कहाँ दिया है अभी हम देख लेते हैं एक बार। 760-65 पे हमने बाई करवाया था, लेकिन अभी 706 पे खड़ा है। तकरीबन ये 50 रुपये के आसपास नीचे आ चुका है। ये एक सपोर्ट जो मुझे नज़र आती है। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और जब जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, हमारे टारगेट इसमें जरूर आएंगे। अगला स्टॉक है कैपेसाइट। कैपेसाइट के बारे में पूछा है हरदीप सिंह ने। कैपेसाइट कैसे काम करेगा, आपने 225 से 240 के बीच में रुका हुआ है।
तो सर जहाँ भी रुका हुआ है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सपोर्ट है 220 के आसपास, 220 से 24 के आसपास। इसी सपोर्ट को इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये तोड़ नहीं पाया और वहीं से ऊपर आना शुरू कर दिया है। कैपेसाइट में हमारा टारगेट है 260 का और हमने 1 महीने का टाइम दिया था लेकिन ये 1 महीने से ज़्यादा ले चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि 260 का टारगेट आने में कुछ ही दिन लगेंगे, 8 से 10 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पावर। ये एक सपोर्ट जोन है जो स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, यहीं से इस स्टॉक को वापस जाना चाहिए और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारा राज ने पूछा है कि HFCL और सेल के बारे में सजेस्ट करें। और सेल को मैंने 2 महीने पहले बाय किया था, बहुत लॉस हो रहा था बट होल्ड किया तो अब प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं? तो आपने बताया नहीं कि किस रेट पे ख़रीदा या किस रेट पे आपने इसमें एंट्री ली, लेकिन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। HFCL के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये इसकी एक सपोर्ट थी, यहाँ से वापस चलना शुरू हो गया। यहाँ से मुझे लगता है एक फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है 74 के अराउंड, 74.5 के अराउंड। और ये स्टॉक आई गेस कि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसको पहले 94 के आसपास बुक कर लीजिए। अगर 94 के ऊपर भी अगर ये जाता है, क्लोज देता है, तो फिर इसको चलने दीजिएगा। तो सेल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये अपनी सपोर्ट से उठ सकता है और इसने यहाँ से उठा भी है और अभी ये लगभग 151 के आसपास जाके रुकने वाला है। 151 के बाद अगर रुकता है तो आप इसको देखिए, थोड़े दिन वेट कीजिए, तब इसमें नई एंट्री लीजिए। अदरवाइज 151 पे जाए तो आप इसे बेच सकते हैं। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली है तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। कपिल चौहान है नेक्स्ट। इन्होंने पूछा है, हेलो थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम। जी सर, मैं टाइम तो दे ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। ये सब होमवर्क पहले करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे और वीडियो छोटे से छोटा बन पाए। तो आपने पूछा है सर प्लीज़ इंट्राडे में भी कोई कॉल प्रोवाइड करवा दिया करो डेली बेसिस पर। तो सर इंट्राडे मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंट्राडे थोड़ा रिस्की गेम है, उसमें मार्केट आपके हिसाब से मूव करे या ना करे नहीं पता होता है। तो फ्यूचर में मैं काम करता हूँ लेकिन मैं हेजिंग के साथ करता हूँ। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि लोग कैश में काम करें जिससे उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, उनका लॉस और प्रॉफिट जो है एक लिमिटेड रहे। लॉस अगर लिमिटेड रहेगा तो आप मार्केट में बने रह सकते हैं, लेकिन लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो आप मार्केट में बने नहीं रह सकेंगे सर। तो इस वजह से मैं फ्यूचर के स्टॉक देता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ फ्यूचर के स्टॉक दिया करूँगा प्रॉपर हेजिंग के साथ, लेकिन अभी नहीं। प्रियंका विवेका ने पूछा है सीएट के बारे में और ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के बारे में पूछा है कि विल अपर सर्किट कंटिन्यू ऑन मंडे और इट्स राइट टाइम टू बुक। सीएट हमने लगभग यहाँ बाय करवाया था काफ़ी ऊपर 1416 के पास, लेकिन मार्केट के नीचे आने के बाद ये नीचे आ गया और हमारी एक सपोर्ट है 1320 के आसपास। मुझे कई लोगों ने पर्सनली ग्रुप पे मैसेज कर करके पूछा कि हमारे ग्रुप में कमेंट कर करके कि सीएट का क्या करें, सीएट काफ़ी नीचे आ गया। तो मैंने उन्हें बोला था कि 1330-20 के आसपास बहुत अच्छा प्राइस है, उसको उठा सकते हैं। यहाँ से जिन्होंने उठाया वो उनको फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमने यहीं से उठाया और जब ये स्टॉक इसके ऊपर आएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। और मैं मानता हूँ कि ये शायद ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आया है और ये बहुत जल्दी ही ऊपर जाने वाला है। तो सीएट के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। नेक्स्ट स्टॉक है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी और मैंने बोला था कि ये यहाँ कहीं था उस वक्त। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि अगर ये इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा और फिर इस लाइन को तोड़ेगा तो ये हमारे पहले रेजिस्टेंस था छोटे वाला और ये बड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल बाईपास कर दिया है। इस रेजिस्टेंस पे ये रुका ही नहीं है, तो इसमें लगातार सर्किट लग रहे हैं और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में भी इसमें सर्किट ही लगने वाले हैं। ऐसे इसके पीछे कहने की वजह ये है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम डाली थी लोगों ने और वॉल्यूम डाल के स्टॉक को ऊपर ले गए थे। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक इंतजार करवाया, लगभग 1.5-2 महीने तक, और लोगों को निकाला गया इसमें से। अब उनके निकलने के बाद एक बार फिर से भारी वॉल्यूम डाल के स्टॉक को ऊपर ले जाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब काफ़ी ऊपर चलेगा और आपको लगभग 19 या फिर 18 का स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेल करना चाहिए। HSCL के बारे में मोहित शर्मा ने पूछा है। मोहित शर्मा है, इन्होंने कहा गुड इवनिंग सर, वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ बुल पावरफुल गुड, थैंक यू सर, काइंडली प्रोवाइड स्टॉप लॉस फॉर HSCL। जी सर, HSCL का स्टॉप लॉस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। आपने इसको बाय किया है 60 पे, तो ये है हमारा HSCL और ये अभी 51 पे खड़ा है। आपने यहाँ तकरीबन 60 के आसपास बाय किया, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर। तो ये अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर एक इसका ये एक जोन बना था सप्लाई जोन, तो यहीं से इसको सप्लाई किया गया फिर से नीचे की तरफ, लेकिन ये एक डिमांड जोन भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से निकलेगा और ये हमारी 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज के पास भी है। यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए बहुत मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल ये रहेगा 41।
ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहीं से वापस जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो 41 पे जब ये आएगा तो हम इसको और पिक कर सकते हैं। इसको इसमें बने रहना चाहिए हमें। 10 रुपये हम दे चुके हैं, 10 रुपये और के लिए वेट करेंगे। अगर ये 40-41 पे आएगा तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है। यहाँ से फिर इसकी डिमांड आएगी और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और हमारी जो एवरेज कम होने के बाद हम अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगला स्टॉक है ग्रेफाइट। ये भी पूछा है मोहित जी ने, तो ग्रेफाइट के बारे में हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट, हाँ, ये इसकी एक डिमांड जोन था, यहाँ डिमांड बनी, यहाँ बनी और फिर मुझे उम्मीद थी कि इसको टच करेगा और ये फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ये पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया है और ये अभी हमारी 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर खेल रहा है। तो उम्मीद है कि ये 795 जो मैंने लगाया हाई यहाँ पर, तो 795 टच करेगा और अगर 795 के ऊपर 1-2 दिन रुकेगा तो फिर ये और ऊपर जाने की संभावना है इसमें। ये स्टॉक काफ़ी लंबा चलने वाला है, इसमें आप बने रहिए और अगर ये नीचे आता है तो आप इसमें एवरेज करते रहिए। वी गार्ड मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चला है, ये उल्टा चलने लगा है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट थी, इसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया है और ये नीचे आने की कोशिश में है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी नीचे मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं कि ये नीचे आ सकता है। तो अभी हम 239 और 236 का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिट्रेस लेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इसमें से स्टॉप लॉस दे करके निकल जाएंगे। मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस नहीं लेगा। अगला स्टॉक है MRPL के बारे में पूछा है मुथु ने। मुथु आस्क्ड अबाउट वी गार्ड, MRPL एंड NCL. वी गार्ड we have already discussed. MRPL is here in front of you. So MRPL have its support around 44. So I think it will jump from here. If not, then we will pick it from this line 42. So after 42 we can pick it up for the target of 55. So this is our first target 55 and then we will go with the next targets. So guys, next stock is NCL India. NCL India is asked by Muthu only. NCL India has good support here. It is around 220, 238 and 33. Guys, if it comes to this level and start picking upside from this level, so we can buy here and we can take it to 296 or 300. So this is a major resistance there, so we should exit this stock around 296. नेक्स्ट स्टॉक इज सद्भाव। तो राज जी आपने सद्भाव को बाय किया है लगभग 82 रुपीज़ के आसपास। 82 हमारा लगभग बनता है यहाँ, ये है 82 के आसपास का लेवल और अभी चल रहा है तकरीबन 69। तो आपको ठीक ठाक लॉस हो रहा है सर इसमें, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है जो मैं एक सपोर्ट बॉक्स बनाता हूँ, तो ये उसके आसपास सपोर्ट है 62 के आसपास। इसको आप उठा सकते हैं 60-62 के आसपास अगर ये यहाँ पर आएगा तो। पर मुझे लगता है कि ये एक चैनल में चल रहा है, ये हमारा एक चैनल है जो मैंने बनाया है, ये हमारा एक चैनल है अपर एंड लोअर चैनल, तो इसमें ही ये खेलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, अब ये यहाँ आ चुका है। आई गेस कि यहाँ भी इसको पिक किया जा सकता है और ये फिर नेक्स्ट जो है 101 या 100 को टच कर सकता है। तो अगर ये 100 तक जाएगा तो आई गेस आप बुक कर लेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट है अर्पित जैन। इन्होंने पूछा है कि डू यू रियली थिंक ग्लेनमार्क IPO कैन डबल मनी बिकॉज इट्स GMP इज अराउंड 120 ओनली। Arpit ji, let's see what will happen with Glenmark IPO. I can see a lot of potential based on the company history and the company. अंकुर महेश्वरी जी कहते हैं भेल, बंदर बैंक एंड RBL बाइंग प्राइस 75 to 103 रिस्पेक्टिवली, ऑल आर इन लॉस। तो सर सभी लॉस में चल रहे हैं आपके भेल, बंदर बैंक, RBL, बट आई एम फाइन विद लॉन्ग टर्म अप्रोच, शुड आई एग्जिट और वेट। एंड ही रोट कि किसी महानुभाव एक्सपर्ट फ्रॉम CNBC आवाज़ के कहने पर उठा लिया था। तो इन्होंने ये सब टीवी देखकर उठाया है, तो टीवी पे आप गौर मत किया कीजिए। मैं तो न्यूज़ चैनल देखता भी नहीं हूँ, खासकर जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोग वहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए ही आते हैं। अंकुर माहेश्वरी जी, ठीक है, हम आपकी चार्ट्स की भी चर्चा करते हैं। आपके स्टॉक्स पे भेल है हमारे पास सबसे पहले, तो भेल का एक सपोर्ट लेवल मैं देखता हूँ तकरीबन ये जो है 56 का। आपने 75 पे बाई किया है, मैंने मार्क करके रखा है इसको। ये 56 का एक इसका लेवल है, 56 को टच करने के बाद ये ऊपर जा सकता है। जब भी ये इस लाइन को ब्रेक करेगा, ये हमारी एक लाइन लगी हुई है डेली चार्ट में, आप भी लगा सकते हैं अपने चार्ट पे। जब भी इसको ब्रेक करेगा और 100 दिन की वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, तो आप इसको 75 तक पहले और उसके बाद अगर 75 के ऊपर ये स्टे करेगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है,
इसके ऊपर अगर ये स्टॉक खेलेगा तभी ये और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज अगर ये इस लाइन को तोड़ के नीचे आएगा और ये वाला लो अगर इसने तोड़ दिया 40 के आसपास का, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। पर अभी भेल ने चलना शुरू किया है थोड़े दिन पहले, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ है। कंसोलिडेशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत छोटी वॉल्यूम है, यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, छोटे लोग और बड़े लोग इसमें धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। तो आई गेस कि ये यहाँ से फिर से जंप करेगा। बंधन बैंक भी आपका लॉस में चल रहा है सर, आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपका बाइंग प्राइस लिख के रखा है 323, आपने यहाँ पे बाई किया है, लेकिन आपको बाई करने से पहले देखना चाहिए कि वो स्टॉक कर क्या रहा है। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था, ये हायर हाई था, ये उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, और फिर उसके बाद एक और लोअर लो बनाया, और अब उम्मीद है कि ये 260 के आसपास आ सकता है। अगर ये इसने इस लो को ब्रेक किया तो 260 या फिर उसके भी नीचे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है, ये है तकरीबन आपका 276 का, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये स्टॉक पता नहीं कहाँ जा सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये इसको होल्ड करेगा और यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगा। बैंकिंग सेक्टर मैंने पहले बताया कि मेरा उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है फ़िलहाल के लिए। आपने आरबीएल बैंक के बारे में भी पूछा अंकुर जी, आरबीएल बैंक को भी आप देखिए तो ये लगातार हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ऐसे बनाता आया है, और यहाँ पर इसने एक बार फिर से नीचे की तरफ रुक किया है। तो ये अगर 170 के नीचे जाएगा, आपने ये बाई किया 214 के आसपास, ये आपका बाइंग प्राइस है, और 170 के नीचे अगर ये जाएगा तो काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। आई गेस कि अगर 170 के आसपास आके 170 के आसपास आके अगर ये उठने लगे और 3-4 ग्रीन कैंडल दे दे, तो फिर इसमें आप घुस सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्टर लाइफ के बारे में पूछा जिगर शाह ने, इन्होंने पूछा ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये शेयर मुझे मिला नहीं है, कौन सा शेयर था, 2-3 शेयर थे ट्रांसफॉर्मर्स से। अब आपने कौन सा पूछा है नहीं जानता मैं। नेक्टर लाइफ मैंने देखा है और सीजी पावर मैंने देखा है। नेक्टर लाइफ का ये देखिए आपके पास, आपके सामने चार्ट है, तो ये इसकी एक सपोर्ट थी 39 के आसपास, इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ से अगर ऊपर जाता तो संभावना थी कि जा सकता, लेकिन ये नहीं गया, और उसके बाद ये नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है इसकी 33 के अराउंड। 33 की सपोर्ट को इसने अगर होल्ड किया तो फिर ये संभावना है ऊपर जाएगा, और कुछ दिन यहाँ इसके बीच में खेलने के बाद ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ेगा तो ये लगभग 28 के आसपास आ सकता है, और जब ये 28 तोड़ के नीचे खेलने लगे तो आपको इससे निकल जाना चाहिए, इसमें और ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये अभी इस लाइन को टच कर रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहीं से शायद ये ऊपर भी निकल जाए। सीजी पावर एक चैनल है अपर एंड लोअर चैनल, उसके बीच में ही ये प्ले कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है ये चैनल। सबसे दुखद बात ये है। अब ऐसा ही चैनल आप भी अपने चार्ट पे लगाइए और देखिएगा कब ये इसके ऊपर निकलेगा। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तो आप इसमें और बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ तोड़ के इसको नीचे निकल जाएगा तो आप इसमें बाय नहीं करेंगे, आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। ये एक सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया और फिर यहाँ पे आया, तो ये बेसिकली इस सपोर्ट को, अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है इसके लिए। इसके ऊपर जब तक प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं देगा, खासकर इस 83 के ऊपर, तो हम इसको रेसिस्टेंस ही मानेंगे तब तक। नेक्स्ट है केल्टन, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शकील जी ने एक सवाल पूछा था कि गुड इवनिंग सर मैं कोई एसआईपी कर सकता हूं क्या रिटायरमेंट के लिए, या स्टॉक ही बाय सेल करूं, प्लीज़ सजेस्ट मी सर, इफ़ एसआईपी करूं तो कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेगा। मोहम्मद शकील जी, मुझे लगता है आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले डाली थी, जिसमें मैंने खास करके आप जैसे लोगों के लिए बनाई थी, और मैंने शायद आपके नाम का जिक्र भी किया था उसमें, जो लगभग 20 मिनट की वीडियो है। उसमें बताया कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और एसआईपी के लिए खासकर कब पैसा डालना है और कितना पैसा डालना है। तो आप उस वीडियो को एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिगर शाह का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सुप्रीतम मजूमदार हैं, इनका कहना है प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन केल्टन टेक, एप्पल, खादिम एंड रूट मोबाइल। सर एक तो ये दिक्कत है कि लोग 4-5 स्टॉक इकट्ठे ले आते हैं जिनमें वो फंसे होते हैं, तो 4-5 की बजाय एक आध स्टॉक पूछा कीजिए, ये हमारा वीडियो भी छोटा रहेगा और हम लोग अच्छे से बात भी कर पाएंगे। तो खैर अभी मैं चारों के बारे में बता रहा हूँ। तो केल्टन जो मैंने देखा है, इसका एक सपोर्ट थी अराउंड 65 के अराउंड, और वो सपोर्ट अब टूट चुकी है। सपोर्ट रेसिस्टेंस बनने के बाद ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ रहा था 53 के अराउंड। अब ये 53 इसकी अच्छी सपोर्ट है, मैं मानता हूँ, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगी तो फिर ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है, इसमें से एग्जिट कर लेना अच्छा है 52 के अराउंड।
एफएल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था। एफएल मैंने आपको बोला था कि अगर ये इस लाइन के इस सपोर्ट जोन के ऊपर जाएगा तभी संभावना है इसका ऊपर जाने की, अदरवाइज ये ऊपर नहीं जा पाएगा। और ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट मुझे लग रही है 4005 की, तो ये सपोर्ट इसको होल्ड करनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट तोड़ गया तो फिर हमें इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये स्टॉक एक नेगेटिव जोन में है, 100 दिन की जो वेटेड मूविंग एवरेज है उसके नीचे चल रहा है, और ये लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है तो हमें इससे निकल जाना चाहिए। अगला है खादिम के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल था, बीच में भी पूछते रहे हैं मुझसे, और आज फिर एक बार सुप्रातिम जी ने मुझसे पूछा है कि इस स्टॉक का क्या होगा। तो ये किसकी सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है 280-272 के आसपास, और यहाँ से स्टॉक ने एक बार फिर मूवमेंट दिखाया है। तो अब यहाँ क्लियरली वॉल्यूम आपको बता देती है कि ये स्टॉक क्या करने वाला है। ये वॉल्यूम इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है, तो मतलब यहाँ बड़े लोगों ने पैसा डाला है। और जब ये नीचे आया है तो देखिए कितनी बिल्कुल छोटी वॉल्यूम्स है। तो आप वॉल्यूम्स को भी देखिए प्राइस के साथ, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी वॉल्यूम आई है, अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी वॉल्यूम आई है। स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा वॉल्यूम होती इसमें तो ये स्टॉक ऊपर की ओर भागता। तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला, और ये हमारे सेकंड और थर्ड टारगेट देगा। फर्स्ट टारगेट ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। रूट मोबाइल के बारे में बात करते हैं हम। रूट मोबाइल एक बॉक्स में प्ले कर रहा है, इसका 2195 2195 के ऊपर जब ये निकलेगा तो ये अच्छी मूवमेंट आपको दिखाएगा। मुझे लगता है कि आपको इसमें बैठे रहना चाहिए, और ये इसकी सपोर्ट है 1935। अगर ये स्टॉक 1935 के अराउंड आपको मिले तो आप इसे बेहिचक उठाइएगा, जितना भी चाहे उठाइएगा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये 2195 के ऊपर निकलेगा तो ये शूट होकर के निकलेगा, आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के बारे में हमसे पूछा है अभी रेडी ने। टेक महिंद्रा, एस्कॉर्ट, शोभा लिमिटेड, सेंट्रम कैपिटल, पावर ग्रिड। अभी प्लीज़ ट्राई टू लिमिट योर स्टॉक्स 1 to 2 so that from next time we will be able to discuss better. Try to understand. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद से इस तरह के सपोर्ट लाइंस खींचिए। अगर आप ये इस तरह की सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइन खींच पाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मेरे बताने से कब तक चलेंगे आप। खैर, इसके बारे में बात करते हैं। टेकएम में ये जो एक इसका लेवल था 1144 का, इसको तोड़ के इसने ऊपर निकला है, और इसकी वॉल्यूम आप देखिए, ह्यूज वॉल्यूम इसको कहूँगा, आसपास भी नहीं थी। यहाँ कहीं मैंने देखी थी ऐसी वॉल्यूम 28 जुलाई 2020 को, और इस बार भी लगभग 28 या 30 जुलाई के आसपास ही उतनी वॉल्यूम आई है। तो मुझे, और वहाँ से आप देखिए स्टॉक कितना ऊपर 600 से लेके लगभग 1100 तक आया है। तो यहाँ से इस स्टॉक के ऊपर जाने की अपार संभावनाएं है, आप इसमें बने रहिए। अगर ये स्टॉक ये वाला जो बॉक्स है हमारा तोड़ के 1332 के आसपास आता है, 1132 के आसपास आता है, तो पिक इट मोर, जितना ज़्यादा ऐड कर सकें। और अगर कभी किसी भी सूरत में आपको कि मार्केट गिरने पे या कैसे भी अगर ये आपको 1050 के अराउंड मिलता है तो बोरियां भर लीजिए, आप इसको रखिए। एस्कॉर्ट बिल्कुल, ये देखिए हमारी एक सपोर्ट है, इसको यहाँ से बहुत बार इसने रिस्पेक्ट किया है। ये 1023 के आसपास से वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और मेरी उम्मीद है कि ये इस लाइन को जब ये तोड़ के ऊपर निकलेगा 1234 तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा। यहाँ तक ये टच कर सकता है 1434 तक, 1430 के आसपास आने की इसकी संभावना है। नेक्स्ट है शोभा। ये इसकी एक शॉर्ट टर्म जो मैं कहूँ एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और जब ये यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर स्टे करना शुरू करेगा 671 के अबव, तो इसको आप लंबा भागते हुए देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दिखता है कि ये स्टॉक को 650 या 660 तक जाना चाहिए। सेंट्रम कैपिटल एक 53 है, 53 के ऊपर अगर निकलेगा, क्लोजिंग देगा और 1-2 दिन स्टे करेगा तो ये अच्छा लंबा चल सकता है। और इसका स्टॉप लॉस है 40, तो 40 के नीचे अगर ये क्लोज दे तो आपको इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन मुझे इस स्टॉक में अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं 53 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा और 1-2 दिन रुकेगा तो फिर आप इसको नई बाइंग कर सकते हैं, इसमें नई एंट्री ले सकते हैं। पावर ग्रिड इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन इट्स सपोर्ट, इट इज़ 168 एंड 171। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक इस लेवल को, ये जो कैंडल्स हैं पिछली, इनको तोड़ के ऊपर जाएगा 177 के ऊपर, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और इसको काफ़ी ऊपर जाना चाहिए और इसको एटलीस्ट इस हाई तक तो आना ही चाहिए 187, और उसके बाद जब इसके ऊपर निकलेगा तो और भी ऊपर जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस 148,
ये मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अगर ये 148 के नीचे जाएगा तो आपको इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। साक्षी जी ने पूछा GMR इंफ्रा के बारे में। आई हैव बॉट इट एट 32, व्हाट टू डू, आल्सो आई नीड एडवाइस ऑन टाटा पावर फॉर फ्यूचर। यस, तो GMR इंफ्रा का चार्ट हमारे सामने है। ये एक इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया और फिर इसको बहुत पावर के साथ, बड़ी वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ने के बाद ये ऊपर स्टे किया, लेकिन अभी ये वापस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है जो इसकी अब ये सपोर्ट बन चुकी है। अब इस सपोर्ट से अगर ये वापस जाएगा, आपने 32 के अराउंड बाई किया है और अभी 28 है, तो आई गेस ये यहाँ तक तो आएगा ही। अगर ये इसके हाई के ऊपर क्लोज देता है 2-3 दिन 4 दिन, तो आपको वहाँ से और बाई करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 22 का है। टाटा पावर अच्छा स्टॉक है, एक बॉक्स के अंदर प्ले कर रहा है, तो 128 के ऊपर निकलेगा, फ्रेश एंट्री लीजिएगा। यहाँ से भी बुरा नहीं है स्टॉक, मुझे लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। रविंदर सैनी ने 4 शेयर पूछे हैं, गुड ईयर इंडिया, येस बैंक, JP एसोसिएट, AWHCL आई गेस। गुड ईयर का हमारा सपोर्ट जोन है 1160-1170 का। अगर ये स्टॉक इसके आसपास आए तो इसे आप उठा सकते हैं और इसको लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाए 1330 रुपीज़, इसके ऊपर निकल जाएगा, क्लोजिंग देगा, 1-2 दिन स्टे करेगा, तो आप उसको वहाँ बाय कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। परंतु अभी ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं इससे काफ़ी दूर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा नीचे आ सकता है। कहाँ तक आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको इसको और उठाना चाहिए। येस बैंक बहुत घटिया शेयर है, बहुत लोगों के पैसे डुबाए हैं, तो इसके बारे में शायद हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए कब से गिर ही रहा है, इसका डेली चार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीकली चार्ट देखते हैं हम, वीकली चार्ट में भी बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे खड़ा है, तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी ये नेगेटिव जोन में ही है मेरे हिसाब से। JP एसोसिएट, इसको हम देख सकते हैं। ये स्टॉक 12 रुपये के आसपास खड़ा है, 11 रुपये 95 पैसे, और इसकी जो सपोर्ट है 9 और 950 है। अगर ये 9 के आसपास आए तो आप इसको पिक कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो आपको इस स्टॉक को 9 रुपये के आसपास उठाना चाहिए, और अगर ये लाइन तोड़ के ऊपर चला जाएगा, ये वाली लाइन तोड़ के, तो आप अपने चार्ट में भी एक ऐसी लाइन लगाइए, जब ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो हम इसमें और बाय कर सकते हैं। लेकिन वो जब तोड़ेगा तो वो कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, बिना वॉल्यूम के नहीं। जैसे यहाँ पर इसने तोड़ा था तो ये वॉल्यूम के साथ कंफर्म किया था इसने। AWHCL, ये एक अच्छा स्टॉक है और इसकी सपोर्ट है 318-313 के आसपास। अगर ये इस सपोर्ट पे आए तो इसे और पिक कीजिएगा, और आपने इसको 390 पे बाई किया है। 390 मतलब आपने बहुत पीछे इसको, जब ये IPO आया था उस वक्त आपने इसको बाई किया था अराउंड सेकंड डे पे। तो यही बात मैंने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि जब भी कोई IPO आए तो उसे मत लिया कीजिए। आप लगभग 4 जनवरी 2021 से इसको लेके बैठे हैं और अभी जुलाई हो चुकी, 6-7 महीने से आप इसको लेके बैठे हैं और अभी भी आपकी एवरेज प्राइस पे नहीं आया, लेकिन अब बहुत जल्दी आपके एवरेज पे भी आएगा और उसके ऊपर भी जाएगा। स्टॉक में मुझे भारी डिमांड नज़र आ रही है। प्रथमेश गांधी हैं, उन्होंने पूछा डिक्सन के बारे में मेरा व्यू क्या है, और ये कहते हैं कि बाय नियर 4165, स्टॉप लॉस 4080, टारगेट ये दिए हैं इन्होंने, ये बिल्कुल मेरे स्टाइल में दिया है इन्होंने। प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए। क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू कैलकुलेट टाइमलाइंस, कि कितना टाइम में ये अचीव करेगा, ये कैसे मैं डिसाइड करता हूँ। तो देखिए पहले हम डिक्सन के बारे में बात करते हैं। ये आपका डिक्सन है, तो डिक्सन को आप 4165 पे ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 4165 पे आप मत खरीदिए, इसको 4355 के आसपास आ जाने दीजिए, वहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं। या फिर ये इसके ऊपर निकल जाए, ये बेस्ट बाय होगा हमारे लिए 4763 का। तो ये बिल्कुल भी एंट्री पॉइंट नहीं है आपका, जहाँ पे आपने बताया, मेरे हिसाब से नहीं है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए तो आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू है कि यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। टाइम कैसे डिसाइड करता हूँ सर, देखिए एक हर स्टॉक की मूवमेंट का एक अलग लेवल होता है। आपको देखना चाहिए कि उस स्टॉक की मूवमेंट क्या है, फास्ट है या स्लो है। तकरीबन पिछले 10 साल का हम डेटा उठाते हैं और एक साल में लगभग ये 50 रुपये ट्रैवल करता है, तो हम उस हिसाब से लगाते हैं कि ये एक महीने में लगभग 5 रुपये के आसपास या 6 रुपये के आसपास ट्रैवल करेगा। उसकी ट्रैवलिंग का एक टाइम है, आप उसको ट्रैवलिंग के टाइम को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। और हमारे पास कोई ऐसा अल्टीमेट फार्मूला नहीं है कि कोई हमें बता देता है और हम उसके आधार पर आपको बता देते हैं कि 1 महीने में आएगा या 2 महीने में आएगा। तो वो एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री देख के आप उसकी पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या करेगा। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक। आपने पूछा है कि अभी CMP इसका 1426 है और इसको 1397 के आसपास बाय करना चाहिए। 1377 का एक स्टॉप लॉस है और ये टारगेट्स दिए हैं आपने 1429, 1451 और 70। देखिए सर, ये 29 से 70 कितने रुपए हुए,
लगभग 40 रुपये। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है जो 40 रुपये 50 रुपये तो एक दिन में भी ट्रैवल कर लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऊपर या नीचे। टारगेट्स आपके बहुत अच्छे मुझे यहाँ लग नहीं रहे हैं। आपको थोड़ा सा 2-3 महीने का एक स्विंग के हिसाब से टारगेट सेट करना चाहिए। 1397 आपने बोला कि यहाँ पे बाय करना चाहते हैं आप, तो यहाँ बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब जब ये 1380 1360 को टच करके इसके बाद इसको क्रॉस करके ऊपर बंद हो तब। अभी अगर ये 1397 पे आएगा तो अभी आपको इसको बाय नहीं करना है। जब ये नीचे जाएगा 1380 पे टच करेगा और फिर इसके ऊपर क्लोज होगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं और निश्चिंत होकर बाय कर सकते हैं। फिर इसके टारगेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं टारगेट्स इसके, पहला हमारा होगा इस लाइन का जो हाई होगा लगभग 70 के आसपास जो है अभी दिख रहा है मुझे। जो आपका थर्ड टारगेट है वो मुझे पहला टारगेट नज़र आ रहा है, और ये जो हाई है 1540 का ये मुझे दूसरा, और ये जो हाई है ये 1625 का ये मुझे तीसरा टारगेट नज़र आ रहा है इसका। और इसका स्टॉप लॉस कहीं बनेगा इसके नीचे 1300, जब ये स्विंग ले लेगा यहाँ से मुड़ना लगेगा तब ये 1360 का जो लेवल है नीचे का, इसके 10 रुपये नीचे हम 10 रुपये का या 20 रुपये का बफर लेके 1-1.5% का बफर लेके हम नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करने का ये एक अच्छा तरीका रहता है। नीड इन्फो ऑन करेंसी एक्सचेंज, लेट्स से आई वांट टू ट्रेड इन USD INR विद बेरिश व्यू, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच, ट्रेड इन फ्यूचर और ट्रेड इन ऑप्शन। सर करेंसी में काम करना मैंने अभी शुरू किया है रिसेंटली, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसका ऑप्शंस होते हैं। इसका एक फ्यूचर ही रहता है जिसे हम ट्रेड करते हैं। करेंसीज में ऐसी में काम करना चाहिए जिसमें अच्छा वॉल्यूम हो और अच्छी तरीके से मूवमेंट दे। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो मेरे पास एक टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मैंने अपना अकाउंट ओक्टा FX पे खोला है कुछ दिन पहले, और उसमें मैंने काम करना शुरू किया है। आप ये देख सकते हैं ओक्टा FX में ये मैंने ट्रेड्स लगाए हुए हैं इसमें, और ये मेरे ट्रेड फिलहाल जो हैं ये चल रहे हैं। इसमें मुझे लगभग $6-7 का लॉस चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्लस में आ जाएंगे। और रिसेंटली जो मैंने अभी बुक किए हैं कुछ अकाउंट हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये मैंने ये देख सकते हैं आप 30 तारीख को मैंने कल बुक किया $2। उससे पहले मैंने 30 तारीख को लगभग आधा $1 बुक किया। ये मेरा स्टॉप लॉस ले गया था, दरअसल स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट के नीचे था तो इसलिए 60 पैसे, अदरवाइज़ तो ये $3 के आसपास दे रहा था। मैंने एक $5 $6 का लगभग लॉस भी बुक किया 29 जुलाई को, और 30 जुलाई को मैंने $15 का एक प्रॉफिट बुक किया है। उससे पहले मैंने 27 जुलाई को एक $18 का, और 15 जुलाई को $19 का, उससे पहले $1 का। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन $52 मैंने इसमें कमाए। $50 मैंने डाले थे, $52 मैं कमा चुका हूँ। लगभग मेरा मनी 1-1.5 हफ्ते में यहाँ पर डबल हो गया है। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग करेंसी में काम करना चाहते हैं। मैंने भी अभी शुरू किया है, और इसमें भी वही सारी चीज़ें काम करती हैं जो हमारी इंडियन मार्केट में काम करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ लर्न किया होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को पूरी डिटेल से देखा कीजिए। यदि आप बीच बीच में छोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं बुल पावरफुल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उस पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आपके क्वेरीज का लाइव आंसर करने की भी कोशिश करता हूँ यदि मेरे पास टाइम रहता है तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया, और मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो को छोटे से छोटा रखूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो मैं डालता रहूँगा और आपके क्वेरीज का हल करता रहूँगा। अभी मैं बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ ये, इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।